हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय भी 5 नंबर का दिया जाता है शिक्षा शास्त्र में। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ये पहला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का कि जो वैदिक काल है भैया, इसमें जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था ये कौन था। पहला चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, तो तक्षशिला हो जाएगा या प्रयाग हो जाएगा, मिथिला हो जाएगा या काशी हो जाएगा। 4 आपके पास विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए यदि आपको पता है। इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, काशी हो जाएगा सही विकल्प, जो कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, काशी था। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, मध्यकाल क्या है, मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्यकाल में जो चैप्टर 3 है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, उसमें आपको यदि आपने पढ़ा होगा, हमने चैप्टर को भी पढ़ा दिया है, यदि आपने पढ़ा है तो इसका आंसर का आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो मध्यकाल में जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था वो कौन था भैया, यहाँ पर आपका मकतब हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा था तो मकतब में ही प्राथमिक शिक्षा केंद्र था। तीसरा प्रश्न है हमारा शिक्षा शास्त्र का, विश्वविद्यालय, ये देख लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे। का आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, या खा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खा नूरिल हसन हो जाएंगे, या गा डॉक्टर राधा कृष्णन, या गा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, यदि आपने पढ़ा स्टूडेंट तो बिना हिचकिचाए कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें इससे क्या पता चलता है, इससे हमारे आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह से की है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गा हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। चौथा प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है, सीखने में परिवर्तन होता है। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, जो सीखना है इसमें जो परिवर्तन होता है किस तरह से परिवर्तन होता है, व्यक्ति की प्रेरणाओं में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, या व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यक्तित्व में। चौथा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इसका प्रश्न का आंसर दीजिए यदि आपको पता है। नहीं पता है भैया तो इनमें से आपका गा पर टिक लगा दीजिए कि व्यक्ति के व्यवहार में सीखने में क्या है, परिवर्तन होता है। चौथे का गा सही विकल्प हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है जो शिक्षा है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में जो अपव्यय की समस्या का कारण क्या है, सामान्य निर्धनता, या शीघ्र जीविकोपार्जन की आवश्यकता, या शिक्षा के पाठ्यक्रम का उपयुक्त ना होना, या ये सभी। तो जो पांचवा प्रश्न है इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, ये इनमें से आपका ये सभी हो जाएंगे, यानी घा वाला हो जाएगा राइट आंसर, यानी सामान्य निर्धनता भी हो जाएगा, शीघ्र जीविकोपार्जन की आवश्यकता भी हो जाएगी, और शिक्षा के पाठ्यक्रम का उपयुक्त ना भी होना हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा जो कि शिक्षा के अपव्यय समस्या का क्या है, कारण है। तो देखिए 5 प्रश्न था, क्योंकि हम इस मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं जो कि आपकी बुक में दिया होता है। मॉडल पेपर को आपको हल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो आपका 30 से 40% पर जो प्रश्न हैं वो इसी से आते हैं। तो मॉडल पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, हम भी आपके साथ में हल करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो गया, और 5 प्रश्न हमने इससे रिलेटेड बता दिया है। अब हमारा जो शिक्षा शास्त्र में निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, ये भी आपका 1 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। ये भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका होता था विकल्प के साथ में दिया होता था, यहाँ पर आपको विकल्प कोई नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बस आपको क्या भैया राइट आंसर ही देना है, क्या है राइट आंसर दीजिए, उसके बाद में सारी चीज़ें देख लीजिए। तो राइट आंसर भी हम चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा, पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते थे भैया, तो क्या कहते थे भैया, विदुषी, याद रखिएगा विदुषी कहते थे। जो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त जो स्त्रियां थी इनको विदेशी कहा जाता था। 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा इतने करने के लिए। वहाँ पर आपको विकल्प दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा भैया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, मध्यकालीन शिक्षा आयोग को मध्यकालीन
शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर हमने कई बार दिया है और यदि आप हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मुस्लिम शिक्षा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मुस्लिम शिक्षा हो जाएगा, जो कि दूसरे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो वर्तमान समय है इसमें जो पर्यावरण हमारा शिक्षा है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका प्रमुख उद्देश्य लिख देते हैं, फिर सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को क्या है, पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। क्या है भैया? पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को क्या है, नियंत्रित करना। एक एक नंबर आपको इसमें भी दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, हम करके सीखते हैं। क्या है भैया? हम करके सीखते हैं। तो ये क्या किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। क्या कहा है, किसने कहा है? थॉर्नडाइक जी ने कहा है हम करके सीखते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न भी हमने इसका आंसर दे दिया है। अब पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है निश्चित उत्तरीय का, कि रुचि के दो स्त्रोतों का नाम लिखिए भैया। तो रुचि के दो ही स्त्रोत हैं। पहला वो स्त्रोत कौन है भैया? जन्मजात रुचि। क्या है भैया? यहाँ पर जन्मजात रुचि। दूसरा कौन है भैया? अर्जित रुचि। देखिए, रुचि के दो स्रोतों का भी हमने नाम लिख दिया है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। तो आप देख सकते हैं 5 प्रश्न था निश्चित उत्तरीय का, इसका भी हमने आंसर दे दिया है। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में शायद ये 4 नंबर का पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र में। तो इसका पहला प्रश्न देखिए क्या हुआ है। देखिए पहला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। जो मुख्य दोष हैं मध्यकालीन शिक्षा के, जो चैप्टर 3 से लिया गया प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार से हैं पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे कॉपी लिखने तो वहाँ पर आप इस तरह से लिखिएगा, जिससे आपकी कॉपी क्या है भरे 1 2 3 इस प्रकार से। हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। जैसे पहला है क्या है दोष, सांसारिकता की प्रधानता, ये पहला दोष है। दूसरा है धार्मिक कट्टरता। तीसरा क्या है, शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व। चौथा है आपका शारीरिक दंड की प्रधानता। पांचवा है सांसारिकता की प्रधानता। और 6 नंबर है नारी शिक्षा की उपेक्षा। जो नारी शिक्षा है इसकी उपेक्षा 6 नंबर में हो जाएगा। 7वां है आपका पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। और 8वां है अमनोवैज्ञानिकता। तो ये कुछ 8 दोष हैं जो मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य दोषों को बताते हैं, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा के दोषों को बताते हैं। तो ये 8 दोष हैं, यदि आप लिख देंगे तो 4 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट कोई भी नहीं काट सकता। ये आपको याद रखना है। पहला प्रश्न था, इसका भी हमने आंसर आपको बता दिया है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, तो ये मत सोचिएगा कि कभी कभी बड़ा प्रश्न आ जाता है तो उसका आंसर देना पड़ेगा हमें। बड़े प्रश्न आ जाता है तो उसका भी आपको थोड़ा आंसर देना होगा, और इसमें छोटा आंसर भी आपको देना होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है RMFA का विस्तारित रूप लिखिए, यानी आपको यहाँ पर आपको क्या है फुल फॉर्म लिखना है इसका RMFA का। तो देखिए यहाँ पर जो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो जाएगा, जो कि सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में। तो इसका आंसर क्या होता है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यही वहाँ पर शिक्षा का हो जाता है। लेकिन हमें जो गूगल पर, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका बुक में इसका आंसर नहीं मिला है तो हमने गूगल पर सर्च किया, क्योंकि हमें इसको इंग्लिश में लिखना था। तो यहाँ पर आया गूगल में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ इसका आंसर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान। दोनों में जो आपको आए सही लगे बता दीजिएगा, गलत लगे तो भी आप हमें मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके अनुसार जो शिक्षा का क्या है
शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो किस तरह से उल्लेख करना है। तो कुछ बताया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ये देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के क्या है, प्रबल समर्थक हैं। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नारे के प्रबल समर्थक कौन है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो भैया पंडित मदन मोहन पर लगाना मत भूलिएगा। तो देखिए, हिंदू, हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के क्या है, प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर क्या है, बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में क्या है, उनका जो मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और ये भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी जन सामान्य के बोलचाल की भाषा है। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार जो शिक्षा का माध्यम है कुछ इस तरह से है। यदि आप इतना लिखेंगे 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है। चौथा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, पहले ध्यान से देखिए प्रश्न को। चौथा प्रश्न दिया हुआ है हमारा, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का विवेचना कीजिए। वहाँ पर हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का दिखा, लेकिन जो विषय में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनके विचारों को भी हमें समझना पड़ेगा, इनके विचारों को भी लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए, अन्य सभी आधुनिक शिक्षा विचारकों के ही समान टैगोर भी स्त्री शिक्षा के क्या है, प्रबल समर्थक थे। जो स्त्री शिक्षा है टैगोर जी इसके प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार स्त्री पुरुष हर प्रकार के समान हैं, यानी जो स्त्री और पुरुष हैं वो एक समान है, हर प्रकार से समान है या समान है। अतः स्त्रियों भी उन सभी विषयों की शिक्षा प्राप्त कर सकती है जिनकी शिक्षा क्या है, पुरुष प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि टैगोर क्या है, टैगोर जी बालिकाओं के लिए अलग से पाठ्यक्रम का निर्धारण के पक्ष में नहीं थे। क्या है, जो अलग से, यानी जो कहने का मतलब क्या है टैगोर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, कि एक ही में पढ़ाया जाए, जहाँ पर पुरुष पढ़ें वहाँ पर स्त्रियाँ भी पढ़ें। और यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी लोग जो चाहते थे कि पाठ्यक्रम के निर्धारण के पक्ष में नहीं थे, यानी अलग करने में, कि अलग स्त्रियों को पढ़ा जाए अलग पुरुष को पढ़ाया जाए। तो इसमें क्या है, वो क्या है, समर्थक नहीं थे, इसके पक्ष में वो नहीं थे। तो ये टैगोर जी के अनुसार है। और ये भी पूछा जा सकता है शिक्षा शास्त्र में कि स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर पर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए 5वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय का याद रखिएगा। पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, ये हमारा 5वां प्रश्न है। जो पर्यावरण शिक्षा है इसकी विषय वस्तु के बारे में बात की जा रही है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से, जैसा कि हमने वहाँ पर भी आपको बताया था, जब आप कॉपी में लिखिएगा तो इस तरह से आप लिखिएगा, सीरियल से, एक प्रकार से। हमने यहाँ पर आपको लिखा है, आप समझ जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर क्या है काफ़ी बार क्या है नहीं समझ पाते हैं। तो आपको भैया इस तरह से लिखना ताकि समझ जाए और एक आपको नंबर देकर 4 आगे बढ़ जाए, ज़्यादा झाम ना पालनी। तो वहाँ पर देखिए पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। देखिए पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। जैसे पहला नंबर पर है मानव तथा पर्यावरण, दूसरा है परिस्थिति, तीसरा है सामाजिक संसाधन, चौथा है आपका जनसंख्या एवं नगरीकरण, 5वां है आपका अर्थशास्त्र और देखिए अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण, 6 है आपका वृक्ष एवं जल संसाधन, 7वां है आपका सरकारी नीति एवं नागरिक और 8वां है वायु प्रदूषण। तो ये पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु है। अब भैया यही प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय में दिया हुआ है स्टूडेंट, यही प्रश्न आपका विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया जाता, जो कि 3 प्रश्न 10 नंबर का एक पूछा जाता है। तब आप क्या करेंगे, तो इनके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर देना होगा, क्योंकि जब आपका 10 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा तो 250 शब्दों में इसका एक प्रश्न का आंसर आपको देना पड़ेगा। तब इनके बारे में आपको इसका पूर्ण रूप से इसका आंसर लिखना पड़ेगा कि मानव तथा पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिक क्या है, या सामाजिक संसाधन क्या है, या जनसंख्या एवं नगरीकरण क्या है। तो इसके रूप में आपको क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी देना पड़ेगा ताकि आपको 10 नंबर प्राप्त हो सके। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला 6 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पूर्ण शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या है। जो हमारा 6 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है,
हमने बताया था शुरुआत में ही आपको स्टूडेंट, जब आपने वीडियो शुरू किया था, कि हम आपको प्रश्न के साथ में आंसर भी बताएंगे। तो स्टूडेंट इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है और काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो आर्ट्स की स्टूडेंट हैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं और हमारा टारगेट है इस समय 90% या 95% हर बच्चे को दिलाना जो हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं। बस भैया क्या है, कहने से कुछ नहीं होगा, बस आपको मेहनत करते रहना है, हमारी रेगुलर वीडियो देख रहा है और अपने लक्ष्य भी आप तैयार कीजिए। जो आपने विद्या क्वेश्चन लिया हुआ है, जो हमने बताया था, यदि आपने लिया हुआ तो उससे भी आप तैयार कीजिए, सारे प्रश्नों को याद कीजिए, तभी आप जाकर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो 6 नंबर जो प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर देखिए। भारत में क्या है, भारत में सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान क्या है, सन 1991 में जो स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा क्या है, प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य लक्ष्य समस्त प्रौढ़ स्त्रियों के क्या है, जो समस्त प्रौढ़ स्त्री पुरुषों का साक्षर बनाना तथा पर्याप्त जीवन क्या है, जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना तथा जीवन के प्रति जागरूकता बनाना है। यानी जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान है, इसका जो एक ही लक्ष्य है क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का मुख्य समस्त प्रौढ़ जो स्त्री पुरुष हैं क्या है, जो स्त्री तथा पुरुष हैं, इसको साक्षर बनाना तथा जो पर्याप्त जीवन उपयोगी ज्ञान है इसको प्रदान करना तथा जीवन के प्रति, ये जो हमारा जीवन है जो हम जी रहे हैं, इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारा जो एक लक्ष्य होना चाहिए, पर्टिकुलर लक्ष्य, कि हम इस लक्ष्य के लिए पैदा हुए, हमें ये बनना है, पढ़ लिख कर हमें ये समाज के लिए कल्याण करना है। तो ये 6 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो चुका है। उसके बाद में देखिए, अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न 6 नंबर का होता है, किसमें, शिक्षा शास्त्र में। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, बौद्ध काल की शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। चैप्टर 2 जो आपका है शिक्षा शास्त्र में, चैप्टर 2 का नाम क्या है भैया, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा या बौद्धकालीन शिक्षा। तो यहाँ पर बौद्ध काल की जो शिक्षण विधियाँ, इस पर हमें प्रकाश डालना था। तो इसका आंसर देखिए क्या है, देखिए बौद्धकालीन शिक्षा सैद्धांतिक रूप से क्या है, मौखिक शिक्षा प्रणाली है। सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर मौखिक आप देख सकते हैं, मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। सबसे पहला क्या है, कुछ पॉइंट के हिसाब से हमने लिखा है, यहाँ पर हमने कलरफुल पेन यूज किया है स्टूडेंट, आपको दिखाने के तौर पर। बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक और ब्लू करना है, उपयोग याद रखिएगा। हमने गलतियों के बारे में भी बताया है, आपने देखा ना ये वीडियो तो जाकर देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में मत करना ये 6-7 गलतियाँ। चैनल को आप विजिट कीजिए, हमारे सभी वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगा। तो जो पहला आपका टॉपिक है इसमें, शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि, जो शिक्षक हैं इनके द्वारा जो शिक्षण विधि है क्या है, बौद्धकालीन की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रतिदिन शिक्षक द्वारा प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक शिक्षा दी जाती थी। जो प्रतिदिन शिक्षा होते थे बौद्ध काल में, वहाँ पर 7 बजे से, यानी प्रातः जो 7 बजे से 11 बजे तक और फिर 2 बजे से 5 बजे तक क्या है, शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में। दूसरा है आपका प्रवचन या व्याख्यान विधि। जो प्रवचन या व्याख्यान विधि है, इसमें क्या किया जाता था, शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार विषय के ऊपर प्रवचन या व्याख्यान देता था। जो शिक्षक होता था, एक जो विद्यार्थी को, जो वहाँ पर बौद्ध काल में विद्यार्थी थे, उनको इच्छा अनुसार विषय के ऊपर प्रवचन या व्याख्यान देते थे। और तीसरा क्या भैया, वाद विवाद विधि। शिक्षक सत्यों को प्रमाणित करने के लिए, जो वाद विवाद होता था किसके द्वारा, अध्यापकों के द्वारा या जो विद्यार्थी के द्वारा एक दूसरे से, तो शिक्षक जो सत्यों को प्रमाणित करने के वाद विवाद और क्या है, सार्थार्थ विधि को प्रयोग करते थे। जो वाद विवाद होते थे, जैसे कि हम में अब लोगों में क्या कहने लगे हैं, झगड़ा कहने लगे हैं देहाती भाषा में, वहाँ पर वाद विवाद कहा जाता था। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है, पुस्तक अध्ययन विधि। ये चौथे में है कि पुस्तक अध्ययन विधि क्या होता था, समयक ज्ञान पुस्तक में रहता था। क्या है, जो समयक है ये ज्ञान पुस्तक में रहता था, अतः पुस्तक अध्ययन की विधि अपनाई जाती थी। उसके बाद में पांचवा है मॉनिटोरियल विधि। मॉनिटोरियल विधि क्या है, कक्षा की कुशाग्र बुद्धि, क्या है, जो कक्षा की कुशाग्र बुद्धि छात्र द्वारा, ये उच्च कक्षा के छात्रों द्वारा निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का क्या है, प्रबंध किया जाता था। ये मॉनिटोरियल विधि में होता है। 6 नंबर में क्या है आपका, देशाटन भ्रमण और निरीक्षण विधि। तो इसमें क्या होता था,
छात्र विभिन्न स्थानों से भ्रमण व देशाटन करके क्या है, देशाटन क्या होता था, भ्रमण करने, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना करके विभिन्न ज्ञान प्राप्त करते थे और प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं को निरीक्षण करते थे। तो देशाटन के रूप में आप समझ सकते हैं, जो यानी पर्यटन करना, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना और वहाँ पर हमें सीखते रहना। तो ये कुछ 6 प्रकार की हमने क्या है इसमें से मौखिक प्रणाली बताई है, जो कि बौद्ध काल में शिक्षण विधियों के द्वारा अपनाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने पूर्ण रूप से हमने सारी चीज़ें बता दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमने एक प्रश्न का पूर्ण रूप से इसका आंसर दे दिया है और 6 प्रश्न हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बताए हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का होता है। फिर निश्चित उत्तरीय 5 प्रश्न बताए हैं और 5 प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय बताए हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने पूर्ण रूप से जो मॉडल पेपर से रिलेटेड सभी जानकारी दे दिया है, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए था, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।